हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं, आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको संस्कृत जो हमारा किताब है प्यूसम द्वितीय भागा, उसका दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपको पाटलिपुत्र वैभवम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आपको हम 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पुराने संस्कृत ग्रंथ हुआ करते थे उसमें पटना के प्रसिद्धि के बारे में क्या रूप थी, पटना या पाटलिपुत्र की ख्याति क्या थी। पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने का कारण ही प्रचलित है। शरद काल में, यहाँ देखिए शरद लिखा हुआ है, शरद होगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर से दृष्टिगत होता था। इसमें बताया गया है कि पुराने जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हुआ करते थे उसमें पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है कि उसका नाम पुराने समय में पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता था और उस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था, इसलिए उसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया गया होगा। और वहाँ एक शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जैसा कि अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, खास वैसा ही कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र जो नगर है उसका क्या वैभव है, उसका हमको वर्णन करना है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिख कही है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। इसमें पाटलिपुत्र का क्या वैभव है उसी का वर्णन करना था। तो पाटलिपुत्र का वैभव में वर्णन करते हुए सभी जो भी विदेशी यहाँ अपने यात्रा करने के लिए आते थे, उन्होंने अपनी संस्मरणों में, अपने ग्रंथों में लिखा है, जैसा कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अशोक काल में यहाँ समृद्धि रही। और कवि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिख दी है कि जो भी बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए सभी ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ पर संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। यही पटना का वैभव है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दी। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। इस पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना था। तो इस पाठ का परिचय देने के बाद इसमें बताया गया है कि इस पाठ को आप कंठाग्र मतलब कंठस्थ याद करके कोई भी छात्र इसको कोई भी भाषण प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह पाठ का वैभव इतना अच्छा है कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं और किसी भाषण में बोलते हैं तो आपका ये भाषण बहुत अच्छा कहा जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त जो थे उनके अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो उनके अनुसार, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र अर्थात पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर जितने भी महानगर हैं उनमें बसे नगरों में श्रेष्ठ में पाटलिपुत्र आता है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं।
कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। इन्होंने अपने श्लोक में इस पाटलिपुत्र की तुलना जो इंद्र की भरी पूरी नगरी थी उससे की है। 5वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। इसमें पूछा गया कि पाटलिपुत्र जो है उसको शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा काव्य से जानकारी मिलती है। उन्होंने काव्य मीमांसा में लिखा था कि जितने भी विद्वान यहाँ से हुए हैं सभी ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए इसको यहाँ का शिक्षा केंद्र माना जाता था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त की थी। हमारा 6वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी और यह सुंदर नगर था, लेकिन अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध होता चला गया। हमारा 7वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र का जो प्राचीन महाउत्सव था उसका वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ये हमने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बहुत बार इस क्वेश्चन का चर्चा की है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। हम लोगों को बताया गया है कि जैसे आजकल हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, जितना धूमधाम से, जितना आनंदित होकर, जितना खुशी से मनाते हैं, उसी प्रकार पाटलिपुत्र में पुराने समय में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और वह गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। हमारा 8वां क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। पटना जो है उसे गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ देश विदेश के सिख संप्रदाय और किसी अन्य संप्रदाय के भी तीर्थ यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजी के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? वे इस पाठ से हमें संदेश देना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि तो थी ही, लेकिन मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी और जब मुगल काल आया तो इसका पूर्ण उद्धार हुआ, लेकिन जब अंग्रेजी शासनकाल आ गया तब से लेकर आज वर्तमान तक इस नगर का विकास ही हो रहा है। यह नगर आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? जो प्राचीन पाटलिपुत्र था, पुराने समय का पटना था, उसमें शिक्षा के संबंध में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं? तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। इस पाठ में एक दामोदर गुप्त नामक कवि थी जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहीं रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहीं ली जाती थी और राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखी थी कि पाणिनि, पिंगल, वररुचि की परीक्षा यहीं ली गई थी, यहीं से वे परीक्षित हुए थे और यहीं से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। इन्हीं सभी बातों से लेखक को पता चलता है कि पाटलिपुत्र प्राचीन समय में शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र, एक महान केंद्र था। हमारा 11वां और लास्ट क्वेश्चन है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा? इसमें लेखक अपने विचार से प्राचीन काल से आज तक
पाटलिपुत्र को किस प्रकार का नगर कहना चाहते हैं। लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करते रहा और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर है। पाटलिपुत्र के जो वासी हैं वे यहाँ पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर है। इस प्रकार आपका पाटलिपुत्र वैभव का दूसरा पार्ट पूरा समाप्त हो गया है। इसका हिंदी अर्थ का भी करा दिया गया है वीडियो, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया गया। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में छांट कर वीडियो रख दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर के हिंदी अर्थ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।